रात के करीब 11:40 हो रहे थे। दिसंबर की ठंडी हवा ईंटों की पुरानी दीवारों से टकराकर सरकारी स्कूल के बरामदे में सीटी सी बज रही थी। मैं अभिषेक इस स्कूल में असिस्टेंट टीचर हूं। आज मुझे स्कूल में ही रुकना था। बोर्ड एग्जाम की कॉपियां कल सुबह भेजनी थी और हेडमास्टर सर को किसी फैमिली इमरजेंसी की वजह से गांव से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने जाते हुए बस इतना कहा था, देखो अभिषेक, आंसर शीट वाली अलमारी की चाबी तुम रखो। रात यहीं रुकना, सुबह तक सब रेडी होना चाहिए। स्कूल दिन में जितना जिंदा लगता है, रात में उतना ही मरा हुआ। मैं स्टाफ रूम के अंदर कोने वाली मेज पर बैठा था। पुराने पंखे का रेगुलेटर खराब होने के बावजूद वो धीमी धीमी करहाती आवाज में घूम रहा था, जैसे उसे भी नींद आ रही हो। ट्यूबलाइट हल्की हल्की फ्लिकर कर रही थी। दीवार पर लटकती गांधी जी की फोटो पर परछाइयां बनती मिटती जा रही थीं। मेरे सामने आंसर शीट्स का ढेर पड़ा था और पास में स्टील का ग्लास। चाय ठंडी हो चुकी थी, लेकिन मैं उसे फिर भी एक घूंट में पी गया ताकि गले की सूखापन कुछ कम हो सके। बाहर मैदान में लगे पीपल के पेड़ की शाखाएं हवा में हिल रही थीं। कभी कभी पत्तों के आपस में रगड़ने की आवाज आती और ऐसा लगता जैसे कोई धीमे से फुसफुसा रहा हो। मैंने मोबाइल उठाकर टाइम देखा, 11:43 PM। नेटवर्क बस एक दो लाइन पर अटका हुआ, जैसे दिल की लाज धड़कने। मैंने खुद को समझाया, एक रात की तो बात है, सुबह हो जाएगी, डरने की क्या बात है, मैं बच्चा थोड़ी ना हूं। लेकिन अंधेरा आदमी से पूछता नहीं है कि वो बच्चा है या बड़ा, बस अंदर घुस जाता है। मैं आंसर शीट चेक कर ही रहा था कि अचानक स्टाफ रूम के बाहर वाले बरामदे ने कड़क से कोई बेंच घिसटने की आवाज हुई। घर घर। मैं ठिठक गया। आवाज साफ थी, बहुत साफ। यहां इस वक्त कोई नहीं होना चाहिए। वॉचमैन काका स्कूल के मेन गेट पर होते हैं, वो भी ज्यादातर चबूतरे पर लेटकर बीड़ी पीते हुए। मैंने गला साफ किया, जैसे खुद को नॉर्मल दिखाने के लिए। काका। मेरी आवाज स्टाफ रूम की दीवारों से टकराकर वापस मेरे ही कानों में लौट आई। कोई जवाब नहीं। कुछ सेकंड्स की चुप्पी के बाद फिर वही आवाज, घर। इस बार थोड़ा और लंबा, जैसे किसी ने बेंच उठाकर जोर से धक्का दिया हो। पीठ पर हल्की सी सिहरन दौड़ गई। मैंने टेबल पर रखी टॉर्च उठाई, मोबाइल जेब में डाला और धीरे धीरे दरवाजे तक गया। स्टाफ रूम का लकड़ी का दरवाजा खड़खड़ाया, जैसे वो भी बाहर देखने के मूड में ना हो। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, ठंडी हवा अंदर घुसी, एकदम कच्ची मिट्टी और सीलन से भरी हुई। बरामदा पूरी तरह खाली था। दोनों तरफ बच्चों के बैग रखने वाली लोहे की रैक थी, जो दिन में हमेशा टूटे फूटे बैग और जूतों से भरी रहती थी। अभी सब खाली, बस धूल जमी थी। बेंच वहीं थी जहां दिन में थी। कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई अभी घिसट कर लाई हो। मैंने टॉर्च की रोशनी दाईं ओर फिर बाईं ओर घुमाई। मेरे पैरों के नीचे सीमेंट का ठंडा फर्श था, जैसे बर्फ पर खड़ा हूं। दूर वॉचमैन काका के खर्राटे में एक बार के लिए नगाड़ आई। हवा से आवाज आई होगी, मैंने खुद से कहा, लेकिन सच यह था कि हवा बेंच नहीं घिसटती। यह बात मैं जानता था और मेरा शरीर भी। मैं वापस स्टाफ रूम में आकर बैठ गया। इस बार मैंने दरवाजा ठीक से बंद किया और अंदर से कुंडी लगा दी। कुर्सी पर जैसे ही बैठा, अचानक स्कूल की चौथी क्लास की याद आ गई। इसी स्कूल में, इसी दीवारों के बीच 3 साल पहले की बात है। एक लड़की थी, नैना। हमेशा पहली बेंच पर बैठती थी, लेकिन उसका रोल नंबर आखिरी में आता था, 37। क्लास में सब बच्चों से चढ़ाते थे, काली, चुड़ैल, डायन, क्योंकि उसका रंग थोड़ा सांवला था और आंखें बहुत गहरी और बड़ी थीं। मैंने कई बार देखी थी वो आंखें, उनमें डर कम और सवाल ज्यादा होते थे। एक दिन मिड डे मील के बाद कुछ बच्चियों ने उसे वॉशरूम में लॉक कर दिया था, सिर्फ मजाक में। मैंने तब उन पे गुस्सा किया, रजिस्टर में नाम लिखे और सबको डांटा था। लेकिन एक गलती मैंने भी की थी। उस दिन नैना रोते रोते मेरे पास आई थी, बोली थी, सर, ये लोग मुझे चुड़ैल बोलते हैं,
क्या मैं सच में अलग दिखती हूं? मैंने उस समय जल्दी में कॉपियां चेक करते करते बिना आंख उठाए बस इतना कहा था, इग्नोर करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। वो चुप हो गई थी। दूसरे दिन से स्कूल आना बंद कर दिया। एक हफ्ते बाद पता चला कि उसने घर की छत से फांसी लगा ली। सरकारी इंक्वायरी हुई, पेपर्स घूमे, लोग 2 दिन शॉक्ड रहे, फिर सब नॉर्मल हो गया। लेकिन मेरे लिए कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा। आज 3 साल बाद मैं उसी स्कूल की ठंडी रात में अकेला बैठा था और किसी बेंच के घिसटने की आवाज सुन रहा था जो वहां थी ही नहीं। मैंने मोबाइल निकाला। नेटवर्क अभी भी कमजोर था, लेकिन एक अजीब बात दिख रही थी। एक मिस्ड कॉल। नंबर अननोन था, कोई नाम सेव नहीं। टाइम 11:44 PM, यानी जब मैंने पहली बार वो बेंच की आवाज सुनी थी। मैंने भौहे से कोड़कर नंबर को देखा। ट्रू कॉलर में भी कोई नाम नहीं। जैसे ही मैंने फोन को वापस रखने की कोशिश की, स्क्रीन फिर से जल उठी। उसी नंबर से फिर कॉल आने लगा। रिंगटोन की आवाज इस सुनसान स्कूल में किसी चीख की तरह लग रही थी। मैं कुछ सेकंड तक उसे बजने देता रहा, फिर अचानक मन में आया कि उठा लूं। मैंने कॉल रिसीव किया। हेलो। कुछ नहीं, सिर्फ हल्की हल्की सांसों की आवाज। कौन बोल रहा है? मेरी आवाज थोड़ी कड़ी हो गई। फिर बहुत दूर से, जैसे गले में कुछ अटका हो, एक बेहद पतली आवाज आई। सर, रोल नंबर 37 को याद है? मेरे हाथ से फोन लगभग छूट ही गया, गला सूख गया। कौन? मैंने मुश्किल से पूछा। दूसरी तरफ हल्का सा हंसने जैसे कुछ था, लेकिन वो हंसी नहीं थी। वो जैसे किसी ने रोते रोते होंठ भींच लिए हों। आपने कहा था इग्नोर करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। लाइन कट गई। स्क्रीन पर बस यही दिखा, कॉल एंडेड। मैंने तुरंत फोन रीडायल किया। नेटवर्क स्ट्रगल कर रहा था, फिर भी कॉल लग गया। इस बार बिजी टोन भी नहीं आई, बस सीधा एक अजीब सी कोल्ड रोबोटिक आवाज सुनाई दी। द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने मोबाइल को मेज पर रख दिया, हाथ कांप रहे थे। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, थका हुआ हूं, हेल्यूसिनेशन हो सकता है, मैंने ही कुछ इमेजिन कर लिया होगा। लेकिन उसी वक्त स्टाफ रूम की ट्यूबलाइट एकदम तेजी से झपकी और फिर पूरी तरह बंद हो गई। कमरे में सिर्फ मेरी टॉर्च की पतली सी रोशनी और बाहर पीपल के पेड़ की सरसराहट बची थी। और तब गंध आई, कुछ जला हुआ जैसा, बालों और प्लास्टिक के साथ मिली हुई जलने की गंध, ऐसी जो नाक से ज्यादा दिमाग में चुभती है। मैंने टॉर्च उठाई और स्टाफ रूम के बाहर आया। बरामदे में ठंड और बढ़ चुकी थी। हवा अब थोड़ी तेज थी और स्कूल के पुराने टीन के शेड पर टकराकर अजीब ढनढन की आवाज कर रही थी। मेरे कदम अपने आप क्लास 4 की तरफ जाने लगे। ये वही क्लास थी जिसमें नैना पढ़ती थी। स्कूल की बिल्डिंग में सिर्फ कुछ ही कमरों की चिटकनियां बदली थीं, बाकी सब जैसा का तैसा था। क्लास 4 का दरवाजा बंद था, लेकिन उसकी खिड़की के शटर्ड कांच से ठंडी हवा अंदर बाहर हो रही थी। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर से हल्की सी सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई कॉपी के पन्ने पलट रहा हो। एक एक करके धीरे धीरे मैंने गला साफ किया। काका, आप अंदर हो? कोई जवाब नहीं। हाथ कुछ कांपते हुए भी मैंने दरवाजे का कुंडा खोला। टॉर्च की रोशनी जैसे ही कमरे के अंदर गई, मुझे अपने खुद के कदमों की आवाज ज्यादा तेज सुनाई देने लगी। क्लास खाली थी। काली पट्टी पर अब भी हल्का सा चौक से लिखा मॉरल साइंस दिख रहा था, जो शायद कई हफ्तों से किसी ने मिटाया नहीं था। पर सामने वाली पहली बेंच पर कुछ रखा हुआ था। मैंने टॉर्च फोकस की। एक पुराना फटा हुआ पीला पड़ा रजिस्टर। ये वही रजिस्टर था जो मैं 3 साल पहले तक यूज करता था। ये यहां कैसे आया? मैंने तो ये स्टाफ रूम की अलमारी में रखा था। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा और रजिस्टर उठाया। डस्ट उठकर हवा में बिखर गई, जलती हुई मिट्टी की गंध के साथ मिलती हुई। मैंने रजिस्टर खोला। पहला पेज, क्लास 4 सेक्शन ए। नामों की लंबी लिस्ट। रोल नंबर 1, 2, 3। मेरी उंगलियां स्क्रॉल करते करते 37 पर पहुंची।
37 नैना कुमार, प्रेजेंट एब्सेंट कॉलम। उसके सामने की दोनों कॉलम्स खाली थे। इन 3 सालों में न किसी ने एब्सेंट लिखा, न लेफ्ट स्कूल, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने टॉर्च की रोशनी उस एंट्री पर डाली, कागज पर अचानक हल्की सी नमी चमकी, जैसे किसी ने अभी अभी गीली उंगलियों से उसे छुआ हो। अगले ही सेकंड मेरे पीछे से किसी बच्ची की धीमी आवाज आई, सर आज भी अटेंडेंस नहीं लगाओगे? मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। मैंने गर्दन बहुत धीरे धीरे घुमाई। पीछे फर्स्ट बेंच और टीचर की मेज के बीच ब्लैक बोर्ड के ठीक नीचे एक छोटी सी परछाई खड़ी थी। टॉर्च की रोशनी उस तक पहुंची, लेकिन उसके चेहरे तक नहीं, बस उसकी आउटलाइन दिख रही थी। 2 चोटियां, स्कूल यूनिफॉर्म जैसी कुर्ती और नंगे पैर। उसके पैरों के नीचे फर्श पर पानी जैसा कुछ फैला था, या शायद नहीं, वो पानी नहीं था। मैंने आवाज निकालने की कोशिश की, नैना। वो परछाई हल्का सा हिली। कमरे का टेम्परेचर अचानक और नीचे गिर गया। मेरे हर सांस के साथ वाइट धुआं निकलने लगा, जैसे किसी ने एसी को फुल पर कर दिया हो। लेकिन इस कमरे में तो पंखा तक नहीं था। छोटी सी आवाज फिर आई, सर आप तो कहते थे मॉरल साइंस पढ़ो। उसकी बात बीच में ही रुक गई और अगले ही पल सारी बेंचें एक साथ जोर से घिसट कर पीछे खिसक गईं। शोर इतना तेज था कि मेरे कानों में दर्द हो गया। मुझे अपना दिल चेस्ट से बाहर धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। मैं रजिस्टर वहीं छोड़कर दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। मेरे कानों में अब भी एक ही बात गूंज रही थी, अटेंडेंस कब लगाओगे सर? मैं सीधे मेन गेट की तरफ भागा। मुझे किसी जिंदा आदमी की जरूरत थी, किसी की भी। गेट पर पहुंचकर देखा, वॉचमैन काका अपनी चारपाई पर लेटे हुए थे। बीड़ी उनके हाथ में ही बुझ चुकी थी और रेडियो उनके बाजू में पड़ा था, जिसमें से धीमी सी ओल्ड सॉन्ग की स्टैटिक भरी आवाज निकल रही थी। काका, मैंने हाफते हुए कहा, काका उठिए, स्कूल के अंदर कोई है। उन्होंने बहुत धीरे धीरे आंखें खोली। उनके आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे पर थकान की मोटी परत थी। क्या हुआ मास्टर जी? उन्होंने कराहते हुए पूछा। मैंने सब कुछ जल्दी जल्दी बता दिया। आवाजें, कॉल, क्लासरूम, रजिस्टर, परछाई। कुछ सेकंड बाद उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, आप पहली बार रात में अकेले रुके हो ना? मैंने सिर हिलाया। काका ने आसमान की तरफ नजर उठाई, जैसे करोड़ों सितारों से परमिशन ले रहे हों। फिर बोले, ये स्कूल रात में बच्चों का नहीं, अधूरे कामों का हो जाता है मास्टर जी। मतलब? उन्होंने धीरे धीरे बैठते हुए कहा, जिस लड़की की आप बात कर रहे हो नैना, उसकी माँ तो आज तक यहीं आती है, कभी कभी रोती है, दरवाजे पर बैठ जाती है, कहती है मेरी बेटी की अटेंडेंस काट दी क्या ऊपर वाले ने। आप लोगों ने जो भी किया ना, किसी ने भी ठीक से माफ़ी नहीं मांगी उससे, ना बच्चों ने ना टीचर्स ने। मेरे गले में जैसे कांटा अटक गया। मैंने तुरंत सफाई दी, मैंने उसे कभी नहीं चिढ़ाया, मैं तो बस व्यस्त था, मेरे पास टाइम नहीं था उसके लिए। मैं क्या करता? काका मुझे घूरते रहे। उनकी आंखों में दया कम और शिकायत ज्यादा थी। इसी को तो कहते हैं अपराध, जो दिखता नहीं बस पकड़ता है। ये कहकर वो फिर चारपाई पर लेट गए। काका, आप चलिए मेरे साथ, अंदर चलकर देखिए, उन्होंने आंखें बंद करते हुए कहा। नहीं मास्टर जी, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं। वो तुमको बुला रही है, तुम ही जाओ और उसकी अटेंडेंस पूरी करो। नहीं तो हर साल इसी रात के आसपास कोई न कोई टीचर यहां से भाग जाता है, या फिर। वो वाक्य अधूरा छोड़कर सोने का नाटक करने लगे। मैंने उन्हें झकझोरा भी नहीं। सच कहूं तो किसी को छूने की हिम्मत नहीं बची थी मेरे अंदर। मैं वापस बिल्डिंग की तरफ चला। अब हर कदम भारी था। मुझे साफ साफ लग रहा था, मैं अगर भाग भी जाऊं तो भी ये चीज मेरे साथ ही जाएगी। बरामदे में लौटकर देखा, क्लास 4 का दरवाजा इस बार खुला हुआ था। अंदर से वही कॉपी के पन्नों के पलटने की आवाज।
मैंने अंदर झांका। इस बार टॉर्च चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। कमरे के बीचों बीच ब्लैक बोर्ड पर किसी ने बड़े बड़े अक्षरों में चौक से लिखा था, मॉरल साइंस लास्ट क्लास। और पहली बेंच पर वही रजिस्टर खुला पड़ा था। मैं बहुत धीरे धीरे अंदर गया। हवा पूरी तरह ठंडी थी, लेकिन मेरे माथे पर पसीना बह रहा था। मैंने रजिस्टर के पास जाकर देखा, रोल नंबर 37 के सामने इस बार प्रेजेंट लिखा हुआ था, लेकिन हैंडराइटिंग मेरी नहीं थी, किसी बच्ची जैसी बहुत छोटी टेढ़ी मेढ़ी लिखावट। मेरे हाथ अपने आप चौक की तरफ पड़े जो टीचर की मेज पर रखा था। मुझे लगा अगर मैं कुछ लिखूं, अगर मैं कुछ कहूं, शायद ये सब रुक जाए। ब्लैक बोर्ड पर मैंने कांपते हाथ से लिखा, आई एम सॉरी नैना। लिखने की देर थी कि अचानक कमरे की हवा भारी हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधों पर अदृश्य बोरी रख दी हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। पीछे से उस पतली आवाज ने कहा, इतने लेट क्यों आए सर? मैंने मुड़कर देखा। इस बार वो परछाई नहीं थी, वो खुद थी। एक लगभग 10-11 साल की लड़की, गीले उलझे बाल, फटी हुई स्कूल यूनिफॉर्म, गर्दन के दाईं तरफ हल्का सा नीला निशान जैसे रस्सी का दाग, और आंखें वही गहरी बड़ी सवालों से भरी आंखें, लेकिन अब उनमें पानी नहीं, सिर्फ खालीपन था। मैंने बोलने की कोशिश की, मैं माफी मांगने आया हूं, मुझसे गलती हुई है। वो धीरे धीरे चलते हुए मेरे करीब आने लगी। उसके नंगे पैरों की आवाज फर्श पर नहीं आ रही थी, जैसे वो फ्लोर को छुए बिना चल रही हो। आपने कहा था पढ़ाई पर ध्यान दो, पर जब सबने चुड़ैल बोला तब आप चुप थे ना? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने हाथ जोड़ दिए। मैंने सोचा था बच्चों की छोटी मोटी बातें हैं, अपने आप ठीक हो जाएंगी। मैं गलत था, मुझसे माफी। वो मेरे बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसका चेहरा मेरे सीने के बराबर था। इसके बाद उसने कुछ ऐसा कहा जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी तक जमा दी। आप सिर्फ मुझसे नहीं, उन सब से माफी मांगो जो आपकी क्लास में बैठे हैं अभी। मैंने भौचक्का होकर चारों तरफ देखा। क्लास जो अभी तक खाली लग रही थी। धीरे धीरे बेंचों पर परछाइयां उभरने लगी। छोटे छोटे धुंधले शरीर, बिना चेहरे, सिर्फ खाली काली जगह जहां चेहरा होना चाहिए था। हर बेंच पर 2-2, 3-3 पूरी क्लास भर गई। उन सब की नजरें ना होने के बावजूद मुझे देख रही थीं। नैना ने फुसफुसा कर कहा, ये सब वो हैं जिन्हें आपने कभी इग्नोर कर दिया था, जिनकी रोने की आवाजें, शिकायतें, बुलिंग, सबको आपने नॉर्मल कहा था। ये सब आपकी मॉरल साइंस की क्लास का हिस्सा है सर। मेरे घुटने जवाब दे गए। मैं जमीन पर बैठ गया, रोने लगा। मैं टीचर हूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है। वो धीरे से मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान गर्म नहीं, बर्फीली थी। इसीलिए तो ये लास्ट क्लास है सर, अब एग्जाम का टाइम आ गया है। क्लास में अचानक एक साथ बेल की आवाज गूंजी, लेकिन ये नॉर्मल स्कूल बेल नहीं थी। ये बहुत भारी लोहे की मंद शमशान जैसी घंटी थी। टन टन टन। हर आवाज के साथ मेरा सिर और भारी होता जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दम घुट रहा हो। नैना की आवाज अब मेरे बिल्कुल पास थी। सर, आपने पूरी जिंदगी बच्चों को मार्क्स दिए, आज हम आपके मार्क्स तय करेंगे। मैं चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन शरीर ने साथ छोड़ दिया। आखिरी चीज जो मुझे याद है वो ये कि सब परछाइयां एक साथ खड़ी हो गईं और उनके खाली जगहों से एक एक करके गहरा काला धुआं निकलने लगा जो मेरे अंदर आता जा रहा था। फिर सब ब्लैकआउट। और अब तुम जो ये कहानी सुन रहे हो, तुम सोच रहे होगी कि घर जाकर ये कहानी बनाकर अपने हॉरर पॉडकास्ट में सुना रहा हूं, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है, 3 दिन बाद सुबह सुबह पुलिस ने इस स्कूल के क्लास 4 में मेरी लाश पाई। ब्लैक बोर्ड पर अब भी लिखा था,
मॉरल साइंस लास्ट क्लास, और अटेंडेंस रजिस्टर में रोल नंबर 37 के ठीक नीचे एक नया एंट्री किया हुआ था, टीचर अभिषेक सर, प्रेजेंट फॉरएवर। और मेरे मोबाइल में एक आखिरी ऑडियो रिकॉर्डिंग चली जा रही थी जो अपने आप रात 12 बजे स्टार्ट हुई थी, वही रिकॉर्डिंग जो तुम अभी सुन रहे हो। अगर तुम ये स्टोरी रात में अकेले कमरे में लाइट ऑफ करके ईयरफोन्स लगाकर सुन रहे हो तो समझ लो नैना ने तुम्हें भी देख लिया है। तुमने किसी को कब इग्नोर किया था वो उसे याद है। अब अगर तुम्हारा फोन अभी किसी अननोन नंबर से वाइब्रेट करे तो सोच लेना 2 बार, कॉल उठाना है या नहीं।